Hello champs, so we are continuing with our discussion on the topic called inventories. I hope आपने previous lecture देख लिया है और उसमें जो हमने questions discuss किए थे वो भी आपने solve कर लिए हैं. So now we are continuing with our discussion. This is the second part of inventories chapter. तो जैसे 11th क्लास में आप पढ़ते थे कि inventory is valued at cost और net realizable value whichever is lower. फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म. अब ऐसा होता क्यों है? जैसे प्रूडेंस में हम कहते हैं कि हमारी सोच थोड़ी नेगेटिव सी रखनी पड़ती है हमें, कि अगर आपको लॉसेस का अंदेशा हो रहा है तो पहले ही भाई तैयार हो जाओ उसके लिए, और अगर आपको प्रॉफिट्स का अंदेशा हो रहा है तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर लॉसेस दिखाई दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोविजंस बनाओ, कुछ ना कुछ अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करो. सो फॉलोइंग दैट प्रिंसिपल, मान लीजिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आपके लिए क्या इन्वेंट्री है, ये आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है. सपोज आप फ्लैट्स जो है कंस्ट्रक्ट करके बेचते हैं, सपोज डीएलएफ का बिजनेस है आपका, तो आपने फ्लैट्स खरीदे हैं, लैंड खरीदा है, उस पर फ्लैट्स बनाए हैं और उनको आप सेल करते हैं. लेट्स से आपको एक फ्लैट की कॉस्ट पड़ गई है बनाने में, कंस्ट्रक्शन में 10 लाख रुपीज़, ठीक है, और आपने सोचा था कि इसको हम बड़े बड़े अच्छे प्रॉफिट्स पे बेचेंगे, 40-50 लाख रुपीज़ का हम बेचेंगे फ्लैट. बट अब जैसे ड्यू टू कोरोना वायरस इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत कम है, लोगों के हाथ में पैसा बहुत कम है, रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं. अब आपको ऐसा लग रहा है ये वाला फ्लैट तो मतलब मेरा 11 लाख में बिक रहा है, इतने कम कीमत हो गई है, और वो भी इसके लिए मुझे कोई ना कोई बीच में मिडिलमैन रखना पड़ेगा, जैसे प्रॉपर्टी डीलर वगैरह, और मुझे बड़ी सारी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करवानी पड़ेंगी, उसका भी खर्चा मैं अगर लगाऊं तो 2 लाख रुपए तो उसमें खर्च हो जाएंगे. मैं कितने का सोच रही हूँ या कितने का लग रहा है मुझे कि बिक जाएगा मेरा फ्लैट 11 लाख का, बट उसको बेचने के लिए मुझे 2 लाख रुपीज़ बीच में इनकर करने पड़ेंगे. तो मेरे फ्लैट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गई 9 लाख रुपीज़. कॉस्ट क्या थी? 10 लाख, और अब वो कितने का बिक रहा है? 9 लाख. तो आपको क्या लगता है हमें बुक्स में कितने का रिकॉर्ड करना चाहिए? क्योंकि हम प्रूडेंट हैं, हम पहले ही तैयार हो जाते हैं लॉसेस के लिए, इसलिए हमें उसे 9 लाख पे, यानी जो कम वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करना चाहिए, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस. ठीक है, ये बात यहाँ पे भी वैलिड है. अब हम आगे चल के ये भी डिस्कस करेंगे कि इस कॉस्ट में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं. वील टॉक अबाउट दैट लेटर. बट अभी हम बात कर रहे हैं कि हम इस कॉस्ट को निकालते कैसे, इसको वैल्यू कैसे करते हैं, अपनी इन्वेंट्री की यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालते हैं. अब उसमें काफ़ी बातें हैं. जैसे मान लीजिए आपकी जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, वो इंटरचेंजेबल भी हो सकता है, नॉट इंटरचेंजेबल भी हो सकता है. अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आप ट्रेडर हैं, आप स्केच पेन्स खरीद के आगे बेचते हैं, तो आपकी जो इन्वेंट्री होगी वो स्केच पेन्स की ही होगी, तो वो इंटरचेंजेबल है, यानी जो यूनिट्स है वो होमोजीनियस है, एक तरह की यूनिट्स हैं. बट लेट्स से आप ट्रेडर हैं, आप फ्रिज खरीद के बेचते हैं, वॉशिंग मशीन खरीद के बेचते हैं, एसी, टीवी, इस तरह की यूनिट्स आप सेल करते हैं, तो आपकी जो इन्वेंट्री है वो होमोजीनियस नहीं होगी, उसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग तरह की यूनिट्स हैं, तो हम कहेंगे कि आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है. अभी मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है तो हमें क्या करना है. अब वेरी लॉजिकली आप सोचें, मान लीजिए क्योंकि मेरा स्केच पेन्स खरीदने का बिजनेस है और आगे बेचने का, ऑफकोर्स मैं ट्रेडर, मैं खरीदती हूँ स्केच पेन्स और बेच देती हूँ, तो मेरे अलग अलग सप्लायर्स हैं. कई बार लेट्स से मुझे कुछ स्केच पेन्स 1 रुपी के मिले पर पेन, कुछ स्केच पेन्स पे मुझे एक अच्छा सप्लायर मिल गया था, उसने मुझे पर यूनिट 0.95 पे दे दिए स्केच पेन्स, बड़े सारे खरीदे हैं मैंने. और फिर लेट्स से मैंने और बल्क में ख़रीदा तो मुझे और डिस्काउंट मिल गया, तो मुझे कुछ स्केच पेन्स तो 0.90 रुपीज़ के मिल गए. फिर मैंने और छानबीन की और मुझे अच्छे सप्लायर्स मिले, कुछ स्केच पेन्स मुझे 0.8 रुपीज़ के मिल गए, 0.80, राइट. तो मेरे पास जो स्केच पेन्स हैं उनकी अलग अलग वैल्यू पे मैंने वो खरीदे हैं. सो अब साल के एंड में लेट्स से मेरे पास 1000 स्केच पेन्स बच गए हैं, 1000 स्केच पेन्स बच गए हैं. तो अब मैं एक एक पेन उठा के देखूंगी, अच्छा ये उस सप्लायर से खरीदा था, ये 0.8 का खरीदा था, अच्छा इसका 0.8 रेट लगाओ. अच्छा ये स्केच पेन तो मैंने 0.7 का खरीदा था, इसका 0.7 रेट लगाओ. अच्छा ये तो मैंने 1 का खरीदा था. तो ऐसे 1000 यूनिट्स के साथ आप करेंगे. क्या आपको लगता है ये आपके लिए मतलब
इजी होगा? नहीं, इसमें कितना टाइम कंज्यूम होगा और कितना दिमाग खराब होगा। इवन दो बेस्ट तरीका वही है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको वही तरीका देगा, बट ये कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसीलिए उन्होंने हमें कुछ मेथड्स दिए हैं। जैसे पहला मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि आप ये मान लें, मतलब दिस इज एन अजम्पशन कि जो पहले आपने स्केच पेन्स खरीदे, पहले जो सामान आया वही पहले बिक गया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये आप मान लें। तो अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या होगा? लेट्स से अब जो साल के एंड में मेरे पास 1000 स्केच पेन्स बचे हैं, तो ये वो वाले बचे होंगे फॉलोइंग द प्रिंसिपल कि जो पहले आए वो पहले ही चले गए। तो ये जो 1000 बचे हैं, ये वो वाले बचे होंगे जो मैंने लेटेस्ट खरीदे हैं या जो बिल्कुल मैंने एंड में खरीदे थे। ठीक है, फिर मैं लेटेस्ट बिल्स उठाऊंगी। अच्छा, लेटेस्ट बिल्स उठाऊंगी तो उसी पे ये 1000 स्केच पेन्स वैल्यू होंगे। तो मान लीजिए मुझे लेटेस्ट बिल मिला कि अच्छा, मैंने इसे 29 मार्च को खरीदे थे 600 स्केच पेन्स, और ये मैंने खरीदे थे 0.8 पर स्केच पेन। और मेरे को एक और बिल मिला जिसमें मैंने 27 मार्च को खरीदे थे लेट्स से 500 स्केच पेन्स एट 0.90 पर स्केच पेन, राइट। तो अब मैं अपने ये दो बिल निकाल लूंगी और मैं कहूँगी अच्छा, 600 जो बिल्कुल लेटेस्ट है, 600 को तो आप 0.8 पे वैल्यू कर दो क्लोजिंग स्टॉक के लिए, और बाकी 400 बचे ना, तो 500 का ये बिल है। तो हम मान रहे हैं कि इसमें से 100 सेल हो गए होंगे, 400 जो बचे। तो अच्छा, जो बाकी के 400 है उसको 0.9 पे वैल्यू कर दो। तो ये मेरे 1000 जो पेन्स बचे हैं, इनकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है वो इससे डिटर्मिन हो गई। कितना इजी हो गया, बस मैंने दो बिल्स निकाले, नहीं तो मैं एक एक पेन का देखती। अच्छा, ये वो वाला बच गया है, अच्छा ये वो वाला बच गया है, राइट। तो फीफो से चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। दो हम मानते हैं कि शायद ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होगा ये मानना कि जो पहले आया वो पहले गया, बट ऐसा मान भी सकते हैं, इसको मानना इतना गलत भी नहीं है। बिकॉज जैसे कुछ चीज़ें एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायरी डेट होती है उन चीज़ों पे, जैसे स्पेशली FMCG की बात करें, तो जो पहले खरीदे वो पहले बेचे, ऐसा मानना इतना गलत भी नहीं लगता है, राइट। आई होप आपको समझ आया कि इस अजम्पशन का बेनिफिट क्या है, राइट चैम्प। सो इसी से रिलेटेड एक और अजम्पशन जैसे होती है लीफो। लीफो में क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी इसमें आप मानते हैं कि जो सबसे लेट आया सबसे पहले वो गया, ठीक है। अब ये अजम्पशन थोड़ी ऑड है, थोड़ी इरैशनल है, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता कि जो सबसे एंड में आया वो सबसे पहले गया। बट कैसे हो सकता है? सपोज आपको लगता है कि जो आपने एंड में सामान खरीदा है ना, वो इतना अच्छा नहीं खरीदा गया, बेकार क्वालिटी का है, तो पहले आप उसको निकालने की कोशिश करते हो। बट हाँ, ये अजम्पशन तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहता है कि लीफो थोड़ी इरैशनल अजम्पशन पे बेस्ड है, बट मेथड है तो हम करेंगे वैसे। इसलिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें लीफो रेकमेंड नहीं करता है। वो कहता है कि इसको आपने यूज़ नहीं करना है अपने रियल बिजनेस के लिए, आप फीफो या वेटेड एवरेज प्राइस यूज़ करें। बट क्योंकि थियोरेटिकली हम इसको पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस हम लीफोस पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तीन मेथड्स हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज प्राइस। इसके बारे में हम और बात करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपकी जो इन्वेंट्री है वो इंटरचेंजेबल नहीं है, यानी जैसे आप रेफ्रिजरेटर खरीद के बेचते हो, AC खरीद के बेचते हो, देन TVs खरीद के बेचते हो। अब आप बताओ, जैसे मान लो मैंने AC खरीदा, फिर मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा और मैंने रेफ्रिजरेटर बेच दिया। अब यहाँ फीफो चलेगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि नहीं पहले AC खरीदा था तो पहले AC बेचा है, ऐसा थोड़ी हो जाता है। तो इन्वेंट्री अगर इंटरचेंजेबल नहीं है तो यहाँ ऐसी कोई अजम्पशन आप नहीं लगाएंगे, लीफो, फीफो वगैरह। फिर तो आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा, फिर तो वही करना पड़ेगा जैसे मैंने पहले करके बताया था कि अच्छा, इतनी यूनिट्स बच गई हैं, ये कौन सी यूनिट्स बची हैं। पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट बचा है, फिर अच्छा इसकी क्या कॉस्ट थी, तो वहाँ आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ही करना पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको वैसे बता रहे हैं कि अगर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है, यानी अलग अलग तरह की है, तो जो साल के एंड में आपके पास इन्वेंट्री बच गई है, आपको एक एक को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी इन्वेंट्री बची है और उसकी क्या कॉस्ट है। बट अभी हम बात करने वाले हैं फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड की।
चलिए चैम्प्स, अब हम एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन देखते हैं। इलास्ट्रेशन 1 देखिए, दिस इज टू इजी, ऐसा पेपर में तो नहीं आएगा बट ऑफकोर्स टू स्टार्ट विद हम करेंगे ये। तो एक मैन्युफैक्चरर है, ही हैज़ द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेजेस ऑफ अ कंडेंसर विच ही यूजेस वाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट्स। तो ये मैन्युफैक्चरर ने कई कंडेंसर्स खरीद के रखे हुए हैं, यानी ये रॉ मटेरियल है और ये रेडियो बनाते हैं इससे। ठीक है, तो उन्होंने दिसंबर 4 को कुछ परचेजेस की हैं, दिसंबर 10 को, दिसंबर 11 को, दिसंबर 19 को, दिसंबर 28 को, और 1600 यूनिट्स उन्होंने इशू कर दी हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18th दिसंबर। अब इशू का मतलब आप दो तरह से समझेंगे। अगर तो आप मैन्युफैक्चरर हैं तो यहाँ पे इशू का मतलब है कि आपने ये वाला सामान आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दिया है, यानी भेज दिया है कि अब ये कंडेंसर्स पकड़ो और इससे आगे रेडियो बनाओ। और अगर आप ट्रेडर हैं तो इशू का मतलब आप सेल की तरह समझेंगे कि आपने सेल कर दिया। अभी यहाँ पे तो आप मैन्युफैक्चरर हैं तो कंडेंसर को आपने इशू किया है, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया है, बट जो भी है मतलब आपके यहाँ से 1600 यूनिट्स चली गई हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, 1600 यूनिट्स आपने इशू कर दिए 18 दिसंबर तक। फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले आपने वो 900 यूनिट्स इशू की होंगी, भेजी होंगी आगे, फिर 400 यूनिट्स भेजी होंगी, फिर 300 यूनिट्स भेजी होंगी। कितनी हो गई टोटल? टोटल 1600 यूनिट्स हो गई। अब बच कौन सी गई है? क्योंकि टोटल आपने परचेजेस 2600 यूनिट्स की है और 1600 यूनिट्स आपने आगे भेजी है, तो आपके पास 1000 यूनिट्स बच गई हैं। अब ये कौन सी बची होंगी? बताना बहुत ही सिंपल है। एक तो जो 19 दिसंबर को 200 यूनिट्स खरीदी थी 60 के प्राइस पे, वो बच गई होंगी, और दिसंबर 28 को 800 यूनिट्स जो खरीदी 47 के प्राइस पे, वो बच गई होंगी। राइट, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। 200 इंटू 60 प्लस 800 इंटू 47। चलिए देखें, यस, यही हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 49,600। ओके चैम्प्स, तो अब हम ये क्वेश्चन लीफो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। लीफो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं मतलब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ पे निकालने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज इशू, परचेज 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 इशू, परचेज इशू, तो यहाँ पे आप ऐसे ही समझेंगे कि आपने खरीदे हैं और जैसे आपने इशू कर दिया आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वो मटेरियल दे दिया है कि अब इससे आगे सामान बनाओ। तो ये जो काम करता है ये स्टोर कीपर करता है, स्टोर जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल पड़ा होता है। तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ये आपको बहुत ईजी लगेगा, इट इज़ एक्सट्रीमली सिंपल। हम फॉलो कर रहे हैं लीफो मेथड। ऑलराइट, और आगे की क्लासेस में फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगी कि बिना पूरे सॉल्व किए भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको बनाना है एक स्टोर्स लेजर। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, डेट का कॉलम, फिर रिसीट्स, फिर इशूज और फिर बैलेंस। देखिए मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे डेट का कॉलम है, रिसीट्स यानी जो सामान आपको मिला है, परचेज किया है, इशूज जो आपने आगे भेज दिया या सेल हो गया डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर बिजनेस, और बैलेंस। अब मैं इनमें 3 सब कॉलम्स बना रही हूँ, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ध्यान दीजिएगा, हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं, यानी कि जो एंड में आया, जो लास्ट में आया, पहले वो गया। ओके, अब देखिए दिसंबर 4 को हमारे पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे पड़ी नहीं है स्टार्टिंग में, तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। दिसंबर 4 को हमारे पास सामान आया है, हमने परचेज किया है, 900 यूनिट्स हमने खरीदी है 50 के हिसाब से। राइट, सिंपल। सो दिस इज 45,000। और इस दिन बस इशू तो कुछ है नहीं, यही आपका बैलेंस हो गया। दिस ओनली इज योर बैलेंस। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे अब एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद
दिसंबर 5 को देखिए आपने किया है इशू, 500 यूनिट्स इशू की है, मतलब जा रही हैं आपके यहाँ से। तो अब आप बताइए इसमें से ही जा रही होंगी ऑब्वियसली, और तो कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो 500 यूनिट्स 50 के रेट से यानी कि 25,000 की यूनिट्स चली गई। तो अब आप बताइए बची कितने की यूनिट्स, 400 यूनिट्स बची हैं, ऑफकोर्स इसी रेट वाली बची होंगी। सो दिस इज 20,000। ये हो गया हमारा। चलिए अब हमारे पास 400 यूनिट्स बची हुई हैं, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 10 को आपने फिर से खरीदी है 400 यूनिट्स। 400 यूनिट्स आपने 55 के रेट पे खरीदी है, राइट। सो ये हो गई 22,000। अब जब हम इस डे के एंड में आएंगे तो हमारे पास बैलेंस कौन सा पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये 400 ऊपर जो थे वो भी पड़े हुए हैं, 20,000 रुपीज की टोटल यूनिट्स, और ये जो 400 हमने अभी खरीदे हैं 55 के रेट पे, ये भी पड़े हुए हैं। तो अब हमारे पास बैलेंस इतना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। देन दिसंबर 11 को हमने फिर से परचेजेस किए हैं 300 यूनिट्स 55 के रेट से, राइट। सो ये 16,500 की यूनिट्स हैं। अब कोई इशू तो है नहीं इस दिन। ओके, सो यही बैलेंस है। अब देखो बैलेंस में वो 400 यूनिट्स भी पड़ी हैं जो 50 के हिसाब से खरीदी थी, फिर वो 400 यूनिट्स भी पड़ी हैं जो 55 के हिसाब से खरीदी थी, और ये 300 यूनिट्स जो अब खरीदी हैं ये भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अब हमारा बैलेंस ये है। आफ्टर दैट, राइट, सो दिसंबर 19 को फिर से आपने परचेज ही की है 200 यूनिट्स 60 के हिसाब से। ये हमारी 12,000 रुपीज की यूनिट्स हो गई। और इस डे के एंड में अब हमारे पास बैलेंस कितना है, हमारे पास वो 400 यूनिट्स भी हैं, वो 400 यूनिट्स भी है, वो 300 यूनिट्स भी हैं, और ये 200 यूनिट्स भी हैं। सबका रेट अलग अलग है, 50, 55, ये 55 वाली 300, ये 60 वाली, ठीक है। लिख देते हैं इसका फाइनल वैल्यू, राइट। ओके, आई होप यू कैन सी। ओके, अब हमने दिसंबर 20 को इशू किया है। अब ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 20 को हमने ये सामान आगे भेजा है, 600 यूनिट्स इशू किए हैं। अब आप बताइए किस में से की होंगी। वी आर फॉलोइंग लीफो, तो जो सबसे एंड में पड़ी है पहले वो भेजी होंगी। तो पहले ये 200 भेजी होंगी, फिर ये 300 भेजी होंगी, कितनी हो गई 500 हो गई, बट 600 बेचनी है। फिर 100 इसमें से भेजी होंगी, 100 इसमें से भेजी होंगी, ध्यान दीजिएगा, राइट। सो सबसे पहले 260 के हिसाब से हमने आगे इशू किए हैं, फिर 355 के हिसाब से हमने आगे इशू किए हैं, उसके बाद 100 ताकि टोटल 600 बन जाए, 55 के हिसाब से हमने आगे इशू की है 5,500 रुपीज। अब आप बताइए इस डे के एंड में हमारे पास बैलेंस कितने रुपए का बचा है, कौन कौन सी यूनिट्स बची हैं। ये 200 चली गई, 300 चली गई, इसमें से इस 400 में से 100 चली गई तो 300 बची, और ये 400 तो पूरा ही बचा हुआ है। तो 450 के हिसाब से पूरी पड़ी हुई है, और इसमें से 100 चली गई तो 300 अभी भी हमारे पास है। सो दिस इज द बैलेंस ऑन दिसंबर 20th, राइट। आगे कंटिन्यू करते हैं। आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, सो इस दिन के एंड में देखिए ये वाली यूनिट्स हमारे पास बची हुई थी 400 और 300, और ये 800 और आ गई। तो 400 जो बची हुई थी वो 50 के हिसाब से 20,000 वाली, देन 355 के हिसाब से 16,500 वाली, और ये 800 और आ गई है, ठीक है। अभी इशू नहीं हुआ कोई, राइट। अब दिसंबर 29 को इशू हुई है यूनिट्स 500 यूनिट्स। दिसंबर 29 को इशू हुई है यूनिट्स 500 यूनिट्स। अब ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट में आई है, जो लेटेस्ट है, उसमें से इशू हुई है। तो 500 इस 800 में से इशू हुई होंगी, 500 इस 800 में से इशू हुई होंगी, यानी 47 के रेट पर। और बच कितनी गई होंगी, ऑफ कोर्स ये 400 ऊपर वाली बची हुई है, 300 बची हुई है, और इसमें से 300 बच गई है। सबका रेट अलग अलग है, 47। तो दिस इज 20,000,
this is 16,500, so this is 23,500 and this is 14,100. अब आप बताइए क्या बैलेंस आया है लीफो के अकॉर्डिंग. क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है लीफो के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स इन सब का एडिशन, ये जो फाइनल वैल्यू है 20,000 प्लस 16,500 प्लस 14,100. सो ये आ गई है आपकी 50,600 रुपीज़ की हमारी वैल्यू है क्लोजिंग इन्वेंट्री की. राइट. सो आज की क्लास में हमने सीखा कि क्या क्या मेथड्स हैं, उन मेथड्स को यूज़ करने के पीछे कारण क्या है, और हमने दो मेथड्स को करना भी सीखा है, फीफो और लीफो. अब मैं इसकी शॉर्टकट्स भी बताऊंगी. फीफो पे तो हमने कोई ज़्यादा क्वेश्चन किया नहीं है. ओके. सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे. डू नॉट फॉरगेट टू अटेम्प्ट दोस. और आगे की क्लासेस में हम आगे बढ़ेंगे ऑफ कोर्स वेटेड एवरेज प्राइस मेथड और एक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और बहुत सारी प्रैक्टिस. सो कीप वर्किंग हार्ड. सी यू.